हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स या अंशों का निर्गमन। बेसिकली हम लोग इस चैप्टर को आज अकाउंटिंग एस्पेक्ट से पढ़ेंगे। तो हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जब भी कोई कंपनी शेयर्स जारी करती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, शेयर इशू करते समय, शेयर्स का आवंटन या अलॉटमेंट करते समय, और अगर बाई चांस शेयर्स पे कॉल मनी मंगानी हो तो उस समय कैसे अकाउंटिंग होती है, और फाइनली अगर शेयर को फॉरफिट करना हो तो उस समय अकाउंटिंग कैसे होती है। तो ये चैप्टर ग्रेजुएशन में भी रहता है, ये चैप्टर क्लास 12th में भी रहता है। इसके साथ साथ जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें तो रहता ही। अगर आपके सिलेबस के अंदर अकाउंटिंग है तो इस सिलेबस इन जनरली देखा जाता है। आज हम इस चैप्टर को थॉरोली डिस्कस करेंगे, तो आपका पर्पस कुछ भी हो चाहे मोस्ट डिटेल्ड हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, आपकी सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम लोग देखिए चैप्टर का नाम देखते हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल या अंश पूंजी के लिए लेखांकन। अब अंश पूंजी क्या है ये बात हमें समझनी पड़ेगी, और ये बात हमें तभी समझ में आएगी जब पहले हम ये बात समझें कि आखिर ये कंपनी क्या होती है। तो जब भी इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे बार बार एक शब्द हमारे सामने से गुजरेगा, कंपनी। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कंपनी होती क्या है। देखिए, जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के लिए हमें कोई ना कोई व्यावसायिक संस्था या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है। कभी कभी ये व्यावसायिक संस्थाएं बहुत छोटे आकार की होती हैं, तो कभी कभी इनका आकार बहुत बड़ा होता है। वो डिपेंड करेगा कि आपके बिजनेस का साइज़ क्या है। तो जब व्यावसायिक संस्थाएं सबसे छोटे रूप में होती हैं तो एक अकेला व्यक्ति उस संस्था को बनाता है, अकेला व्यक्ति उस व्यापार को चलाता है, और उसके बाद जो भी कमाई होती है स्वयं अपने आप ही अपने घर पूरा ले जाता है। इस प्रकार का जो सेटअप है उस संगठन को हम लोग नाम देते हैं ये एकल स्वामित्व है। इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप है। लेकिन हमेशा व्यापार छोटे आकार का रहेगा ये तो संभव नहीं है। धीरे धीरे बिजनेस बड़ा होने लगता है। तो जब इससे बड़े आकार के व्यवसाय होते हैं तो इससे बड़े आकार के व्यवसायों के अंदर हम लोग एक से ज़्यादा लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू कर देते हैं। तो 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग मिलके एक साथ व्यापार करते हैं और सभी मिलके बिजनेस के अंदर पैसे लगाते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी बिजनेस बिना पैसे के तो नहीं हो सकता। सभी लोग मिलके पैसे लगाएंगे और जो कमाई होगी आपस में बांट लेंगे। तो इस संगठन को हम लोग नाम देते हैं साझेदारी या पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में नॉर्मली सदस्य कितने हो सकते हैं अधिकतम, उसकी एक अपर लिमिट होती है जो नॉर्मली 50 तक नॉर्मली हम इसमें मेंबर्स मानते हैं। तो ये बट अलग अलग चीज़ों के लिए आजकल चीज़ें नई चेंज हो गई हैं, जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आ गया तो क्राइटेरिया चेंज हो गया। तो इस तरह का जो संगठन है मिड साइज का, वो साझेदारी या पार्टनरशिप कहलाता है। अब ये संगठन और बड़ा होने लगता है और हमें बहुत सारे पैसे चाहिए। 2, 4, 5, 10 लोगों के बस की बात नहीं है सारा पैसा देना। इसलिए सभी बहुत सारे लोग मिलके एक साथ पैसा लगाते हैं और सारे लोग पैसा लगा के एक बिजनेस करते हैं। बिजनेस करके जो भी कमाई होती है सब लोगों में आपस में बांट ली जाती है। ये जो संगठन का रूप है इसको हम लोग नाम देते हैं कंपनी। कंपनी व्यावसायिक संस्थाओं का या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा रूप है जिसमें बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं। सभी पैसा लगाने वाले मालिक बन जाते हैं और जो भी कमाई होती है मालिक लोग उसको आपस में बांट लेते हैं। कंपनी बनाने के लिए हमें भारत में एक कानून है, कंपनी अधिनियम 2013। तो अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कंपनी अधिनियम 2013 में अपना पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है उस दिन कंपनी को एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या समामेलन का प्रमाण पत्र। जिस दिन वो मिला तब से कंपनी का जन्म माना जाता है। अब कंपनी एक व्यावसायिक संस्था बन गई। कैसे बनी? बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसा लगाया। जो लोग इसमें पैसे लगाते हैं उनको हम लोग मेंबर, कंपनी के मेंबर, कंपनी के सदस्य या फिर कंपनी के ऑनर या कंपनी के मालिक बोलते हैं। कंपनी के मालिकों का किसी भी एक आदमी का कंपनी पे पूरा हक नहीं है। वो कंपनी में थोड़ा थोड़ा हिस्सा रखते हैं और किसी भी चीज़ का थोड़ा सा हिस्सा जब होता है तो एक चीज़ का थोड़ा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा, पार्ट जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं अंश। तो किसी चीज़ का एक टुकड़ा, एक पार्ट, एक अंश कहलाता है। तो ये सारे लोग कंपनी के अंशधारी कहलाते हैं। तो कंपनी में पैसे लगाने वाले मेंबर कंपनी के शेयर होल्डर, अंशधारी या मालिक कहलाते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कंपनी होती क्या है। आइए एक बार डेफिनेशन चेक करते हैं ज़रा। मैंने इसको जानबूझ के हिंदी मीडियम में इसलिए रखा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम के होते हैं, इसलिए कि सभी को एक कंफर्ट बना रहे, डिसकंफर्ट किसी को ना हो, इसलिए मैंने इसको हिंदी मीडियम में रखा। हालांकि जिनकी आपका अगर मीडियम इंग्लिश है तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश में तो हम इसको देंगे ही। आइए देखते हैं कंपनी किसे कहते हैं। यह संगठन का एक बड़ा स्वरूप है। तो इट इज़ द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसे बड़ी संख्या में सदस्यों द्वारा पूंजी अंशदान देकर बनाया जाता है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनी मेंबर्स या लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स
कंपनी के अंदर सदस्य मालिक या अंशधारी कहलाते हैं। एवरी मेंबर इन कंपनी इज नॉन एज इधर ऑनर और शेयर होल्डर। तो ये बात तो हमें समझ में आती है कि कंपनी होती क्या है और कंपनी में शेयर होल्डर किसे कहते हैं। और आसान भाषा में मैं बताऊं तो मैं बोलूंगा कि कंपनी में मालिक लोग जो पैसा लगाते हैं वो मालिकों की पूंजी अंश पूंजी कहलाती है, और अंश पूंजी धारण करने वाला वो शेयर कैपिटल कहलाती है। उसको होल्ड करने वाला हर आदमी शेयर होल्डर या अंशधारी बन जाता है। कंपनी की कुछ विशेषताएं, कुछ फीचर्स हैं जो इसको औरों से अलग बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये फीचर्स या विशेषताएं क्या क्या है। पहली इसकी विशेषता होती है कि कंपनी एक स्वैच्छिक संघ है। स्वैच्छिक संघ का मतलब है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप कंपनी के मेंबर बने। तो ऐसा कोई सरकारी नियम संवैधानिक कानून नहीं है कि जाओ आपको कंपनी का सदस्य बनना। आपकी इच्छा करती है, आप एक व्यापार में हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो आप किसी कंपनी का शेयर होल्डर या सदस्य बनेंगे। तो स्वैच्छिक संघ है पहली बात। दूसरा, पृथक कानूनी अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी। पृथक कानूनी अस्तित्व या सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि कंपनी में दो चीजें हैं। कौन कौन सी? एक तो कंपनी खुद जो आपने कानून में रजिस्ट्रेशन करा के बनाई, तो एक तो कंपनी, और दूसरे होते हैं कंपनी के सदस्य या कंपनी के मालिक। थोड़ी देर के लिए मैं उनको नाम दे देता हूं, कंपनी के अंशधारी, शेयर होल्डर। हम इन दोनों को अलग अलग मानते हैं। मतलब कंपनी अपनी जिम्मेदारियों के लिए खुद उत्तरदायी है, खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो शेयर होल्डर अपनी जिम्मेदारियों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। कंपनी की एसेट कंपनी की, शेयर होल्डर की एसेट शेयर होल्डर की। मतलब इन दोनों को हम अलग अलग मानते हैं। हम ये नहीं कहते कि अगर कंपनी का मालिक ही है तो सब कुछ इसी का, नहीं, मालिक अलग और कंपनी अलग, दोनों का सारी चीजें अलग अलग रहेंगी। उसके बाद अगली चीज है जिसका नाम है सीमित दायित्व। ये सीमित दायित्व क्या चीज है, इसको हम लोग समझ के देखते हैं। देखिए, सीमित दायित्व को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है, एग्जाम्पल के लिए हम सोचते हैं कि जैसे मान लो कि एक कंपनी शुरू की गई और उस कंपनी में आपने 1 लाख रुपए लगाए, 1 लाख रुपए मैंने लगाए, दोनों ने मिलकर कंपनी बना ली और 2 लाख रुपए से बिजनेस शुरू कर दिया। उसके बाद 2 लाख रुपए से बिजनेस शुरू कर दिया। उसके बाद में हमें और पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए 8 लाख रुपए का हमने लोन ले लिया। तो बिजनेस में टोटल पैसे लग गए 10 लाख। ये 8 लाख रुपए का लोन हमने किसी बैंक से लिया था। थोड़े दिन बाद कंपनी के अंदर कुछ बुरा हो गया, 8 लाख रुपए डूब गए। अगर ये लोन डूब गया, अब बैंक वाला तो पैसे मांगेगा ना, लेकिन आपके पास पैसे हैं नहीं वापस चुकाने के लिए। तो सवाल पैदा होता है कि ये जो 8 लाख रुपए है ये कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी का दायित्व है। क्या ये दायित्व मालिकों से वसूला जा सकता है? डेफिनेटली वसूला जा सकता होगा, लेकिन कितना? अगर अनलिमिटेड जितना भी है सारा दायित्व चुकाने की जिम्मेदारी आपकी होगी तो कहलाएगा कि आपका दायित्व असीमित है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। लेकिन अगर आपके दायित्व की कोई सीमा हो, अपर लिमिट हो, तो हम बोलते हैं सीमित दायित्व है। कंपनियों के केस में शेयर होल्डर का दायित्व सीमित या लिमिटेड होता है। अगर मुझसे पैसे मांगने आ जाए कल कि देखो पैसे डूब गए, आपको देने पड़ेंगे 8 लाख, तो मैं बोलूंगा कि मैं जब कंपनी का मेंबर बना था तो मेरा दायित्व 1 लाख रुपए चुकाने का था और 1 लाख रुपए मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, इसलिए अब मेरी कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं है, इसलिए मैं अब कुछ भी नहीं दूंगा। तो मेरे दायित्व की अधिकतम सीमा, अपर लिमिट फिक्स थी, सीमित था, दायित्व 1 लाख रुपए तक था, मैं दे चुका। ये 1 लाख रुपए तक कैसे होगा वो अभी हम 2 मिनट बाद में समझेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा जो कंपनी का फीचर है, तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर देखें, तीसरा फीचर है कंपनी का, वो है सार्वमुद्रा। सार्वमुद्रा को अंग्रेजी में हम लोग बोला करते हैं कॉमन सील। तो देखिए ये कॉमन सील क्या चीज़ है। जब कोई भी व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, बेचता है या किसी भी चीज़ के ऊपर एग्री करता है, सहमत होता है, तो हम लोग उसके लिए साइन करते हैं। लेकिन कंपनी तो बेसिकली कागज़ का सर्टिफिकेट पे बना हुआ एक टुकड़ा है या एक संगठन है जिसके खुद के कोई हाथ पैर कुछ नहीं होते। तो कंपनी क्योंकि सिर्फ एक इमेजिनेशन है, कंपनी को व्यक्ति मानते हैं, पर्सन मानते हैं, लेकिन वास्तव में तो वो पर्सन है नहीं, तो इसलिए कंपनी कोई साइन वाइन नहीं कर सकती। तो कंपनी किसी चीज़ के बारे में सहमत है, ये कैसे बताया जाए? तो इसके लिए कंपनी की एक मोहर या एक स्टैम्प का हम लोग यूज़ करते हैं। जिस जगह वो मोहर लगा दी जाए तो माना जाता है कंपनी की सहमति, उसे हम कंपनी की कॉमन सील या कंपनी की सार्वमुद्रा कहते हैं। जैसे आप अपनी मार्कशीट वगैरह को अटेस्ट कराने जाते हैं तो जिस भी अथॉरिटी से, जिस गवर्नमेंट ऑफिसर से आप अटेस्ट कराते हैं उसकी एक मोहर होती है ना। मोहर लगाने का मतलब है कि वहाँ पे ये अधिकारी जो है वो आपके उस डॉक्यूमेंट के बारे में कंफर्म है कि ये डॉक्यूमेंट आपका ही है। ठीक वैसे ही कंपनी की जो मोहर है वो कंपनी की कॉमन सील कहलाती है। उसके बाद अगला है शाश्वत उत्तराधिकार। शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब होता है कि कंपनी का जो सक्सेशन है वो प्रीपिचुअल होगा। प्रीपिचुअल सक्सेशन का मतलब है कि अगर मालिक की डेथ हो जाए तो मालिक की डेथ हो जाने से कंपनी खत्म नहीं होगी, एक मालिक के बाद में दूसरे मालिक को ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन कंपनी वैसे ही चलती रहेगी, उत्तराधिकार बदलता रहेगा, बट कंपनी की समाप्ति मालिक की मृत्यु के साथ नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप सभी लोगों ने कंपनी का नाम तो सुना ही है, रिलायंस इंडस्ट्री। आप सभी ने एक व्यक्तित्व का नाम भी सुना, एक पर्सन का नाम सुना है, धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी ने
रिलायंस इंडस्ट्री बनाई तो मालिक धीरूभाई अंबानी बने और रिलायंस उनकी कंपनी हो गई। लेकिन कुछ समय के बाद में धीरूभाई अंबानी की डेथ हो जाती है। जब धीरूभाई अंबानी की डेथ हुई तो धीरूभाई अंबानी की डेथ होने से कंपनी का उत्तराधिकारी बदल गया। कंपनी का उत्तराधिकारी बदल के अब मुकेश अंबानी उसके उत्तराधिकारी या सक्सेसर बन गए, लेकिन कंपनी खत्म नहीं हुई। तो मालिक के मरने से, मालिक की मृत्यु से कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। कंपनी शाश्वत उत्तराधिकार के रूप में चलती रहती है। और 6 पॉइंट देखिए, कंपनी दावा कर सकती है। अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं कंपनी कैन बी सूड एंड कंपनी कैन सू अदर्स। इसका मतलब है, कानून का वर्ड है ना, केस करने को बोलते हैं सू करना। तो कंपनी कैन सू अदर्स और कंपनी कैन बी शूड, इसका मतलब है कि कंपनी कानून की दृष्टि में एक व्यक्ति, एक पर्सन मानी जाती है। इसलिए कोई भी आदमी अगर कंपनी से नाराज है तो कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, और कंपनी अगर किसी के ऊपर केस करना चाहे तो कंपनी भी एक व्यक्ति के रूप में उसके ऊपर केस कर सकती है। तो मतलब कंपनी दूसरों पे केस कर सकती है और कंपनी के विरुद्ध भी केस किए जा सकते हैं। उसके बाद अगली विशेषता देखते हैं। अगली विशेषता है अंश हस्तांतरणीय। अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। इसका मतलब है कि कंपनी के मालिक जब चाहे बदल सकते हैं। आज मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं, कल को मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाए, आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाए और हम मुकेश अंबानी के पास जाके बोले कि हमसे 50,000 करोड़ रुपए ले लो और कंपनी हमें बेच दो, तो मुकेश अंबानी इजीली अपने शेयर हमें बेच देंगे और जैसे वो शेयर बेचेंगे मालिक लोग बदल जाएंगे। तो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो एक से दूसरे आदमी को बेचे जा सकते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, और शेयर बिकने से मालिक बदल जाते हैं। तो जो आप कई बार सुनते हो ना कि एयर इंडिया को टाटा वालों ने खरीद लिया, तो भाई एयर इंडिया कोई सामान का नाम थोड़ी, एक कंपनी का नाम है। कैसे खरीदा होगा? एयर इंडिया के सारे शेयर्स जो कल तक भारत सरकार के पास थे वो टाटा खरीद लेता है और टाटा उसका मालिक बन जाता है। तो ये कंपनियों की बेसिक विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं वैसे हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या संगठन का जो आपका एक सब्जेक्ट होता है व्यावसायिक संगठन का, वहाँ पढ़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो एक बार मैंने बेसिक बातें आपको बता दी, जिससे कि चैप्टर में अगर कहीं डिटेल में बात करनी हो तो हम इस बात को समझ पाएँ। अब कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं, इसके लिए अगर हम लोग देखें तो उसको अलग अलग प्रकार से बांटा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंपनी मेनली 2 टाइप की होती हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। हिंदी में अगर बोले तो सीमित कंपनी और असीमित कंपनी। दोनों में फ़र्क क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसी कंपनी जिसमें शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी, अंशधारियों के दायित्व की कोई अपर लिमिट या ऊपरी सीमा ना हो, वो असीमित कंपनी है। मतलब कंपनी का जितना भी नुकसान, जितना भी घाटा होगा वो सब चुकाने के लिए अगर शेयर होल्डर जिम्मेदार हो तो हम बोलेंगे वो असीमित कंपनी है। दूसरा होता है लिमिटेड। लिमिटेड कंपनी का मतलब है शेयर होल्डर दायित्वों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन कहाँ तक वो फिक्स है। तो अगर मान लो कि 5 रुपये फिक्स है तो कंपनी के अंदर 5,000 करोड़ का नुकसान हो जाए, मेरा वास्ता 5 रुपये से, उससे ऊपर नहीं है। तो ये जो है ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अनलिमिटेड कंपनी व्यवहार में एग्जिस्ट नहीं करती। हमने तो विशेषताओं में लिखा है कि कंपनी लिमिटेड होती है, तो व्यवहार में प्रैक्टिकली असीमित कंपनियां नहीं होती, और अगर हो भी तो कोई भी शेयर होल्डर इसका मालिक नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि कल को आपने किसी कंपनी का 100 रुपये का शेयर खरीदा, कल को कंपनी को नुकसान हो जाए और आपके घर बार आके बैठ जाए कि लाओ 5,000 करोड़ रुपये जमा कराओ, कहाँ से दे दोगे? तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल नहीं है। सारी कंपनियां लिमिटेड ही होती हैं। लिमिटेड कंपनियों में शेयर होल्डर की जिम्मेदारी कितनी होगी उसकी एक अपर लिमिट तय हो गई। वो जिम्मेदारी कैसे फिक्स होती है उसके लिए 2 फॉर्मूले हैं। कैसे? एक को हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अंशों के द्वारा सीमित कंपनी। दूसरी कहलाती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी के द्वारा सीमित कंपनी। दोनों में फ़र्क क्या है? मैं किसी कंपनी में शेयर होल्डर बनने के लिए गया। जैसे मैं शेयर होल्डर बनने के लिए जाता हूँ तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई कंपनी लिमिटेड है अनलिमिटेड? उन्होंने बोला अनलिमिटेड, इसका मतलब है कि जो भी घाटा होगा सब मैं भरूंगा। तो मैं नमस्ते कर लेता हूँ कि ना मुझे नहीं मालिक बनना। तो उन्होंने समझाया कि चलो कोई बात नहीं, कंपनी लिमिटेड है। तो मैं पूछूंगा कि कंपनी लिमिटेड कैसे है, शेयर से लिमिटेड है या फिर कंपनी गारंटी से है? तो उन्होंने बताया कि शेयर से लिमिटेड है। शेयर से लिमिटेड होने का मतलब है जब मैं कंपनी का मालिक बनने के लिए शेयर खरीदूंगा तो हर शेयर की एक फेस वैल्यू या एक प्रिंट प्राइस मान लो थोड़ी देर के लिए, जिसको हम सममूल्य बोलते हैं हिंदी में। हर शेयर की एक फेस वैल्यू होती है। जिस कंपनी का शेयर मैं खरीद रहा हूं, मान लेता हूं कि उस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 50 रुपये है, तो इसका मतलब है कि कंपनी को कितना ही घाटा हो जाए, मेरी जिम्मेदारी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 रुपये तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो किसी भी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर की जिम्मेदारी कहाँ तक होती है? शेयर की फेस वैल्यू तक होती है। और फेस वैल्यू 50 है। जैसे ही मैंने शेयर खरीदा तो 50 में से कंपनी ने मुझे तभी बोला कि लाओ 30 रुपये तो अभी दे दो। तो मैंने 30 रुपये अभी दे दिए, तो बाकी कितना रहा? 20 रुपये।
50 रुपये का शेयर मैंने खरीदने की हाँ करी, 30 रुपये मैं दे चुका, बाकी कितना है 20। अगर 20 रुपये बाकी है तो मेरी जिम्मेदारी अब 20 रुपये की है। फ्यूचर में कभी भी कंपनी को नुकसान होगा तो मेरे से 50 भी नहीं मांग सकते। क्यों? 50 तो अपर लिमिट थी जिसमें से मैं 30 पहले ही दे चुका, तो अब लिमिट कितनी रह जाएगी? 20 रुपये। तो किसी भी कंपनी में किसी भी शेयर होल्डर की जिम्मेदारी की जो अपर सीमा होती है, अगर वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो कहाँ तक होती है? जितना आपके शेयर की वैल्यू बाकी है, तो इसको हम बोल सकते हैं अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर तक ही आपकी जिम्मेदारी रहती है। तो इसको हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है? कंपनी का शेयर 50 रुपए का था, 50 में से मैंने 30 चुका दिए, 20 रुपए अनपेड या बाकी है, लेकिन कंपनी लिमिटेड है गारंटी से, तो उसमें हम लोग शेयर्स की वैल्यू नहीं देखते। उसमें हर मालिक एक गारंटी देता है कंपनी को कि जब घाटा होगा तो मैं अपनी जेब से 500 रुपये दूंगा आपको, जब घाटा होगा तो मैं 5000 करोड़ दूंगा। जितनी आपने गारंटी दी आप उतने के लिए जिम्मेदार हैं। उसकी गारंटी से ज़्यादा आपसे नहीं मांगा जा सकता, चाहे शेयर्स की वैल्यू बाकी हो या ना हो। तो दो तरह से कंपनी सीमित होती है। बट अगेन बात करें कि प्रैक्टिकली कौन सी ज़्यादा चलती है, तो भारत में आप जो भी कंपनियां देखेंगे लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनियां ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं। अब दो नाम और हमारे सामने आ जाते हैं, दो नाम और हमें बार बार सुनने को मिलेंगे, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा समझ के देखेंगे कि निजी कंपनी तो किसे कह देते हैं और सार्वजनिक कंपनी हम किसे कह देते हैं। तो आइए समझ के देखते हैं। देखिए सबसे पहले चलते हैं निजी कंपनी के बारे में, प्राइवेट कंपनी के बारे में। देखो एक याद कर लो, दूसरी तो अपने आप याद हो जाएगी। तो या तो मैं बोल दूं कि वो कंपनी जो प्राइवेट है, जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो गवर्नमेंट है, और जो कंपनी गवर्नमेंट नहीं है वो प्राइवेट। कहने का मतलब है कि एक के गुण याद कर लो, दूसरे के अपने आप याद हो जाएंगे, इसलिए मैंने एक कॉलम खाली छोड़ा। प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ते हैं कि प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी को पहचाने कैसे, तो प्राइवेट कंपनी का नाम आप जब भी देखेंगे, प्राइवेट कंपनी के नाम के अंत में एक शब्द जुड़ा होता है, प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द जुड़ा होता है, और यह शब्द इस बात की पहचान है कि कंपनी प्राइवेट है। अगर ये कंपनी प्राइवेट नहीं होती, पब्लिक कंपनी होती, तो इसके नाम के अंत में सिर्फ लिमिटेड लिखा होता, प्राइवेट शब्द गायब होता। तो ये दोनों में डिफरेंस है। लिमिटेड इस बात के बारे में दर्शाता है कि कंपनी सीमित दायित्व वाली है, प्राइवेट लिखा हुआ इसका मतलब वो निजी कंपनी, पहली पहचान। दूसरा, प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो एक आदमी से दूसरे आदमी को बेचे जा सकते हैं, मना ही नहीं है, लेकिन फ्रीली नहीं बेचे जा सकते, मतलब ओपन मार्केट के अंदर यूं ही ट्रेडिंग नहीं हुआ करती उनकी। तो इनके शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन इनका जो हस्तांतरण है वो फ्री या स्वतंत्र नहीं होता। जबकि पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, स्वतंत्र रूप से हस्तांतरण योग्य होते हैं। दूसरी भाषा में आप जो सुनते हो कि बीएसई एनएसई शेयर बाजार में शेयर खरीदे बेचे, कौन सी कंपनियों के शेयर होते हैं? वो पब्लिक कंपनियों के, प्राइवेट के नहीं होते। उसके बाद जब भी किसी कंपनी को पैसे इकट्ठे करने होते हैं तो कंपनी बाजार में लोगों को अपना मालिक बनाने के लिए, शेयर खरीदने के लिए इनवाइट करती है कि आ जाओ हमारे शेयर ले लो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को अपने शेयर्स, अपने डिबेंचर्स, इन तरह की चीज़ों खरीदने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती। दूसरी भाषा में मैं बोलूँ तो कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को या लोगों को शेयर खरीदने के लिए बुलाती है तो हम उसको नाम देते हैं कि कंपनी ने आईपीओ या एफपीओ निकाला है। प्राइवेट कंपनियां आईपीओ एफपीओ नहीं निकाल सकती, जबकि पब्लिक कंपनी तो पूरी जनता को न्योता देती है कि कोई भी हमारा मालिक बनना चाहता तो आओ और हमारी कंपनी का शेयर खरीद लो, हमारा डिबेंचर ले लो। या फिर कंपनियां डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती हैं, जमाई भी स्वीकार करती हैं, तो हमारे पास पैसे जमा करा दो। तो जो आईपीओ एफपीओ निकालता है, जनता को आमंत्रित करता है, वो पब्लिक कंपनी, जो नहीं करता वो बन गया हमारे लिए प्राइवेट कंपनी। एक और विशेषता यहाँ पे है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसको बनाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, मिनिमम 2 सदस्य चाहिए। वो बात और है कि आजकल 1 मैन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी बोलते हैं, तो 1 पर्सन कंपनी या ओपीसी का कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन 1 पर्सन कंपनी को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा बाकी कंपनियां बनाने के लिए कम से कम 2 सदस्य चाहिए, और मैक्सिमम 200 लोग कंपनी के सदस्य हो सकते हैं। 1 पर्सन कंपनी होती है जिसमें एक ही अकेला मालिक होता है, वो पॉसिबल है आज के दिन। इसके अलावा पहले एक और रिक्वायरमेंट यहाँ पे हुआ करती थी कि कंपनी बनाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए। ये जो रिक्वायरमेंट है ये आजकल खत्म कर दी गई है कंपनी अधिनियम 2013 में, अब ऐसी कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। सार्वजनिक कंपनी के अंदर सदस्यों की जो अधिकतम सीमा है वो निर्धारित नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। तो नॉर्मली मिनिमम 7 चाहिए होते हैं, लेकिन मैक्सिमम की कोई अपर लिमिट आजकल नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो जब आपके पास नाम आएगा प्राइवेट या पब्लिक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करती है तो अलग अलग नाम हमें सुनने को मिलेंगे। कभी हमें नाम सुनने को मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल, कभी नाम आता है इशूड कैपिटल, कभी नाम आता है अनइश्यूड कैपिटल। इन सब का मतलब क्या है, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हमें ठीक से समझना है। देखिए इस बात को समझने के लिए मैं आपको
एक बार इसे डिफरेंट तरीके से बता देता हूँ, देखिएगा ज़रा। देखो, इस बात को हम ठीक से समझ के देखते हैं। कोई भी कंपनी जब बनती है तो कंपनी बनती कैसे, इसके लिए हमने पढ़ा कि कंपनी बनाने के लिए हमें सरकार के पास में जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। वो रजिस्ट्रेशन हम कहाँ कराते हैं? भारत में एक मंत्रालय है जिसका नाम है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। आपको वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद में वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है ROC। ROC का पूरा नाम होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, हिंदी में हम बोलते हैं कंपनियों का पंजीयक। तो कंपनी रजिस्ट्रार के पास हम जाते हैं, वहाँ पे जाके हम लोग एप्लीकेशन देते हैं कि लीजिए ये एप्लीकेशन और आज से मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ। जब आप गवर्नमेंट में कोई भी काम करते हैं तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है ना, ये वाला फॉर्म भरो, ये कागज़ साथ में लगाओ, वो करो, इसका साइन कराओ, उसका कराओ। वैसे ही कंपनी बनाने के लिए दुनिया भर की फॉर्मेलिटी होती है। यहाँ पे मेरा काम उस फॉर्मेलिटी में आपको उलझाना नहीं है, तो हम सीधा स्पष्ट रहेंगे। तो जब ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, उसी समय कंपनी को 2 डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं, जिसमें से एक डॉक्यूमेंट का नाम होता है MOA और एक डॉक्यूमेंट का नाम होता है AOA। MOA और AOA पूरा नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी को 2 डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हिंदी में बोलते हैं पार्षद सीमा नियम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बोलते हैं पार्षद अंतर नियम। तो कंपनी को ये 2 नियम बनाने पड़ते हैं, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। अगेन, मुझे अभी आपको कंपनी अधिनियम नहीं पढ़ाना है, कंपनी की फॉर्मेशन नहीं पढ़ाना, इसलिए मैं सीमित बात करूंगा। ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये कंपनी का मूल दस्तावेज है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये कंपनी का संविधान है। तो एक आम आदमी की तरह एक देश में, आम आदमी के लिए देश में सबसे बड़ा कानून कौन सा? संविधान। वैसे ही कंपनी का जो सबसे बड़ा कानून है वो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का। इसमें कंपनी की मुख्य मुख्य बातें सारी लिखी होती हैं और कंपनी के जो आंतरिक नियम, इंटरनल रूल्स हैं, वो आर्टिकल में लिखे होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, उसी में से कंपनी 6 चीज़ें नॉर्मली लिखी होती हैं, उसी में से कंपनी पहली चीज़ लिख के बताती है कि हमारी अधिकृत पूंजी कितनी होगी। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल, हिंदी में बोलते हैं ऑथोराइज्ड अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी या ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी ने मेमोरेंडम में लिखी और ये किसी भी कंपनी के लिए पूंजी की अपर लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है। इससे ज़्यादा शेयर कोई कंपनी जारी कर ही नहीं सकती। तो मान लीजिए कि किसी कंपनी के लिए हम लोगों ने अपर लिमिट डिसाइड की, मेमोरेंडम में कंपनी ने लिखा कि हमारी अंश पूंजी 10 लाख रुपए की होगी, तो कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी हो सकती है? 10 लाख। और कंपनी ने लिख दिया कि ये 10 लाख कैसे आया, तो उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी के 1 लाख शेयर होंगे और एक शेयर 10 रुपए का होगा, इस तरह से हमारी पूंजी 10 लाख की होगी। कंपनी अपने पूरे जीवन काल में कुछ भी कर ले, साम दाम दंड भेद, 10 लाख रुपए से ज़्यादा के शेयर जारी नहीं कर पाएगी। यहाँ तक बात समझ में आती है? अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर अभी तो कंपनी बन रही है, अभी कैसे पता कि हमारी कैपिटल इतनी होगी? फिलहाल इतनी होगी, लेकिन अगर फ्यूचर में हो सकता है आपने 10 लाख के शेयर जारी कर दिए, उसके बाद आपकी कंपनी का आकार बहुत बढ़ गया, बहुत सारा पैसा और चाहिए, तो इस कैपिटल को रिवाइज करा सकते हैं, लेकिन आप अपने आप नहीं कर सकते। फिर से आपको कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा और वहाँ जाके फिर से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि हम अपने मेमोरेंडम को संशोधित करना चाहते हैं और ऑथोराइज कैपिटल को संशोधित करवा के बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब तक नहीं बढ़ाए तब तक आपकी कंपनी की मैक्सिमम लिमिट यही है। तो चलो, एक बात समझ में आई कि ये अधिकृत पूंजी कहलाती है। तो हमारी मैक्सिमम कैपिटल कितनी होगी? 10 लाख। और कैसे आई? 1 लाख शेयर जारी कर सकते हैं, 10 रुपए का एक होगा। कंपनी को हो सकता है कि शुरुआत में पूरे पैसों की जरूरत हो सकता है कि कंपनी में शुरुआत में पूरे पैसों की जरूरत ना हो। तो अगर कंपनी को शुरुआत में पूरे पैसों की जरूरत ना हो तो ऐसे में कंपनी क्या करती है? इनमें से कुछ शेयर बेच देती है। तो 1 लाख शेयर हैं, 1 लाख में से कंपनी ने बेचने के लिए अभी सिर्फ उतारे 60,000, मतलब कंपनी को 6 लाख चाहिए थे, तो 60,000 शेयर कंपनी ने 10 रुपए के हिसाब से बेचने के लिए उतारे। जितने शेयर कंपनी बेचने के लिए उतारती है उसको हम लोग बोलते हैं जारी किए गए अंश, या अंग्रेजी में उसको बोल देते हैं इशूड कैपिटल। तो अगर इसमें से 2 टुकड़े करें तो हमारी कुल पूंजी 10 लाख की थी, उसमें से इशूड कितनी है? इशूड तो है 6 लाख की, और कितने इशू नहीं किए? 4 लाख के, उसको हम बोलेंगे अनइशूड। तो पूंजी के 2 भाग हो गए, जारी की गई और जारी ना की गई। जो पूंजी हम जारी कर देते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे? बाजार में जनता को इनवाइट करेंगे कि हम 6 लाख रुपए के शेयर बेचना चाहते हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, कोई भी खरीदना चाहे तो आ जाओ। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग ऐसे इंतज़ार में बैठें कि कंपनी का शेयर आए तो सही हम लूट खसोट मचा लेंगे। हो सकता है कुछ लोग शेयर खरीदने आए, कुछ ना भी आए। तो होता यह है कि हमने 6 लाख शेयर बेचने के लिए उतारे, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ 6 लाख रुपए के, मान लेता हूं कि इसमें से 50,000 शेयर खरीदने के लिए लोगों ने एप्लीकेशन दी, मतलब 5 लाख के शेयर बिक रहे हैं, बाकी नहीं बिक रहे। तो जितने शेयर की एप्लीकेशन आती है उसको हम लोग बोल देते हैं सब्सक्राइब्ड।
तो वो हो जाता है सब्सक्राइब्ड या आवेदित अंश। थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, लो इसको थोड़ा बढ़ा दूँ तो इसको मैंने कर देता हूँ 58,000। तो 58,000 शेयर्स के लिए आवेदन आया। क्यों किया 58, वो भी मैं आगे बात करूंगा। 58,000 शेयर के लिए आवेदन आ गया, जबकि बेचना कितना चाहते थे 60,000। तो 60,000 में से 58,000 तो कहलाएगा सब्सक्राइब्ड, और जो 2,000 के लिए एप्लीकेशन नहीं आई वो कहलाएगा हमारे लिए अनसब्सक्राइब्ड, मतलब इनके लिए तो कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा, तो ये कहलाएगा अनसब्सक्राइब्ड। चलिए ये भी पता चल गया। अब लोगों ने एप्लीकेशन दे दी कि हम 58,000 शेयर खरीदना चाहते हैं। 58,000 शेयर कोई खरीदेगा तो कितने पैसे का एक शेयर है? 10 रुपये का। कंपनी कभी कभी पूरे के पूरे 10 रुपये एक ही बार में मांग लेती है, लेकिन कभी कभी कंपनी पूरे पैसे एक बार में मांगने की बजाय इसमें से कुछ हिस्सा पहले मांगती है, कुछ छोड़ देती है। तो मैं मानता हूँ कि कंपनी ने इसमें से अभी 6 रुपये मांगे और 4 रुपये पेंडिंग छोड़े। जो 6 रुपये हम लोग मांग लेते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप मतलब मांगी गई पूंजी। और जो हमने पैसे नहीं मांगे उसको नाम दे देंगे अनकॉल्ड। तो कितने नहीं मांगे? 4 रुपये। तो 58,000 इंटू 6 ये कॉल्ड अप कहलाएगा, 58,000 इंटू 4 ये कहलाएगा अनकॉल्ड। हमने लोगों से 6 मांगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सभी लोगों ने हमें पैसे नहीं दिए। इसमें से कुछ लोग पूरे पैसे दे देंगे और कुछ के रह जाएंगे बकाया। तो जितने पैसे आ जाएंगे उसको हम बोलेंगे पेड अप कैपिटल, और जितने नहीं आए उसको हम लोग बोल देते हैं अनपेड कैपिटल। तो ये इस तरह से सारा का सारा स्ट्रक्चर चलता है। एक बार हम लोग अपनी टेबल से इसको दोबारा देखते हैं ज़रा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि पहली चीज़ होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल क्या है? ऑथोराइज कैपिटल वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी मेमोरेंडम में लिखती है, जो कंपनी अपनी पूरी लाइफ में इशू कर सकती है। इसको बढ़वाया जा सकता है, लेकिन बढ़ाने के लिए फिर से आपको मेमोरेंडम या पार्षद सीमा नियम को संशोधित करना पड़ेगा, कंपनी रजिस्ट्रार में जाना पड़ेगा। उसके बाद इसका सारा का सारा भाग हम एक बार में नहीं बेच देते। जैसे मैं यहाँ पे लिख के चलता हूँ कि ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख थी, हमने डिसाइड किया कि हम लोग 80,000 की कैपिटल इशू करेंगे, अभी शेयर 80,000 के बेचेंगे। तो 80,000 जो बेचे वो कहलाएगा इशूड, और जो 20,000 के नहीं बेचे वो कहलाएगा अनइशूड। फिर हमने 80,000 के बेचे, लेकिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया हमें 78,000 के शेयर खरीदने का, हमारे पास 2,000 शेयर का आवेदन ही नहीं आया। तो जो 78,000 का आवेदन आया वो सब्सक्राइब्ड कहलाएगा, जिसका एप्लीकेशन नहीं आया वो अनसब्सक्राइब्ड कहलाएगा। अब इस 78,000 में से ध्यान दीजिए, 78,000 जो लोगों ने खरीदने के लिए हाँ भर दी, इसमें से हो सकता है हमने सारे पैसे मांग लिए हों, सारे ना मांगे हों। मैं मानता हूं कि हमने 48,000 रुपये मांग लिए 78 में से, और कितने बाकी रह गए? 30। तो जो 78,000 में से 48,000 मांग लिए उसको हम नाम देंगे कॉल्ड अप कैपिटल। जो नहीं मांगे वो अनकॉल्ड कहलाएगा। ये मांगी गई पूंजी, ये ना मांगी गई पूंजी। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद जो पूंजी हमने मांग ली, कॉल कर ली, उसमें से कुछ लोग पैसे दे देंगे। तो हमने 48,000 मांगे थे, 48 में से लोगों ने 40,000 दे दिए और 8,000 रह गए बाकी। तो जो आपने 40,000 दे दिए वो कहलाएगा पेड अप कैपिटल या प्रदत्त पूंजी। जो नहीं दिए वो बकाया पूंजी या कॉल्स इन एरियर या अनपेड कैपिटल कहलाता है। दूसरी तरफ देखिए, आपने 30,000 रुपये तो मांगे ही नहीं थे। कैसे? मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, 78,000 के शेयर लोगों ने खरीदने की हाँ भरी, 48,000 मांगे, कितने बाकी छोड़ दिए थे? 30 मांगे ही नहीं। ये जो 30 नहीं मांगे इसको हम लोग नाम देते थे अनकॉल्ड कैपिटल। तो 30,000 रुपये हो गया अनकॉल्ड कैपिटल। इस 30,000 में से कभी कभी कंपनी ये तय कर लेती है कि 30,000 का कुछ हिस्सा हम सिर्फ तभी मांगेंगे जब कंपनी बंद हो रही हो, समापन हो रहा हो, और उस समय ज़रूरत पड़ेगी तभी पैसे मांगेंगे। वाइंड अप से पहले हमने पैसे मांगने ही नहीं। तो पूंजी का वो भाग जो सिर्फ कंपनी के समापन पर या कंपनी के लिक्विडेशन पे, वाइंड अप पे ही मांगने के लिए फिक्स कर दिया जाए, उसको हम बोलते हैं रिजर्व। तो 30,000 में से हमने 5,000 अलग कर दिए कि तो तभी मांगेंगे, तो इसको हम बोलेंगे ये रिजर्व कैपिटल है। और जो कभी भी मांगा जा सकता है भविष्य में वो अनरिजर्व कहलाता है। तो 30,000 में से 5,000 रिजर्व और 25,000 अनरिजर्व। तो ये सारी की सारी बात हो गई हमारी कि कंपनी में कैपिटल कैसे कैसे नामों से जानी जाती है। अब यहाँ पे एक और थ्योरेटिकल बात हमें पढ़नी पड़ेगी, तभी आगे बढ़ पाएंगे। कंपनी के जो शेयर्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कंपनी के जो अंश हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से? एक शेयर होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश को अंग्रेजी में हम लोग नाम देते हैं प्रेफरेंस शेयर। तो एक शेयर है हमारा पूर्वाधिकार या प्रेफरेंस शेयर, और एक और शेयर है जिसको हम समता अंश बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में हम लोग इक्विटी शेयर बोल देते हैं। तो कंपनी के शेयर 2 प्रकार के, कौन कौन से? समता और पूर्वाधिकार। इन दोनों में अंतर क्या है? बहुत आसान बेसिक सी बात है। कोई भी शेयर
जिसको प्रेफरेंस मिलती हो, जिसको अधिकार पूर्व में मिलते हो, पहले अधिकार मिलते हो वो पूर्वाधिकार है, और जिसको पहले ना मिले वो समतांश है। कैसे? कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को सामान्यतः 2 लाभ पहुंचाती है। जब कंपनी चल रही होती है तो चलती हुई कंपनी अपने मालिकों को हर साल कमाई का एक हिस्सा देती है, जिसको हम बोलते हैं लाभांश या डिविडेंड। तो कंपनी हर साल बिजनेस करेगी, पैसे कमाएगी, अगर प्रॉफिट हुआ तो उसका एक हिस्सा मालिकों को मिलेगा, जिसको लाभांश या डिविडेंड बोलते हैं। जैसे ही कंपनी डिविडेंड देती है तो 2 मालिक हैं कंपनी के पास, समता और पूर्वाधिकार। हमेशा पूर्वाधिकार वाले का हक पहले है, तो जिसको पहले लाभांश मिले वो पूर्वाधिकार है। इसके साथ जब कंपनी बंद होने की कगार पे आती है तो कंपनी को हम उसको बोलते हैं कंपनी का समापन, अंग्रेजी में बोलते हैं लिक्विडेशन या वाइंड अप। तो जब कंपनी वाइंड अप हो रही है उस समय कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे लौटाती है वापस, कि आपने शेयर खरीदा था ना, आपने हमें 500 रुपए दिए थे, लो अपने 500 वापस ले जाओ। जब हम पैसे लौटाएंगे तब भी हमेशा पूर्वाधिकार वाले का नंबर पहले आएगा। तो वो शेयर जिसको पहले लाभांश मिले, वो शेयर जिसको पहले पूंजी वापस मिले, कैपिटल रीपेमेंट और डिविडेंड पहले मिले, वो पूर्वाधिकार है। जिसका नंबर बाद में आएगा, बाद में नंबर आने वाले का नाम हो गया समतांश। चलिए यहाँ की बात समझ में आती है कि इक्विटी और प्रेफरेंस किसे बोलेंगे। जिसको प्रेफरेंशियल राइट है वो प्रेफरेंस, और जिसको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है वो इक्विटी शेयर। इसका नंबर हमेशा बाद में आता है। उसके बाद अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हम लोग पढ़ते हैं कि अंशों का निर्गमन होता कैसे, इश्यू ऑफ शेयर कैसे होता है। देखिए ये मैंने सिर्फ उतनी बात लिखी है जितना मुझे चैप्टर पढ़ने के लिए चाहिए, मैंने पूरी बात यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड की है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार। जब हम शेयर जारी करते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या है। सबसे पहले कंपनी को एक प्रोस्पेक्टस या एक विवरण जारी करना होता है। तो कोई भी कंपनी जो शेयर बेचना चाहती है, पहला स्टेज है कि कंपनी एक विवरण या एक प्रोस्पेक्टस जारी करती है। ये क्या होता है? इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी सारी डिटेल देती है कि कंपनी कब बनी, कंपनी के फाउंडर कौन है, कंपनी के मालिक कौन है, कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स कौन कौन है, कंपनी बिजनेस क्या करती है, कहाँ कहाँ पे ऑफिसेज हैं, कितने रुपए की एसेट्स हैं, पिछले वर्षों का प्रॉफिट क्या है, आपसे कितने पैसे मांग रहे हैं हम शेयर्स के नाम पे, इसका करेंगे क्या, इस तरह की सारी डिटेल। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे आप स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको एक प्रोस्पेक्टस थमा दिया जाता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है, ये वैसा ही है। तो सबसे पहले कंपनी की प्रोस्पेक्टस जारी करेगी। उसके बाद प्रोस्पेक्टस जारी करने के बाद में कंपनी लोगों को इनवाइट करेगी कि आ जाइए और हमारे शेयर्स खरीद लीजिए। तो फिर हम बोलते हैं कि कंपनी ने आईपीओ निकाल दिया। तो कंपनी ने लोगों को इनवाइट कर दिया कि आ जाओ शेयर खरीद लो। जैसे ही कंपनी इनवाइट करेगी तो कुछ लोग फटाफट शेयर खरीदने पहुंच जाएंगे। जो लोग शेयर खरीदने पहुंचेंगे उनमें से कंपनी सबके पैसे ले लेगी। तो कंपनी के पास अगला चरण क्या होता होगा? कंपनी के पास शेयर खरीदने वालों की एप्लीकेशन आती है और साथ में पैसे आते हैं। तो उसको हम बोलते हैं रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, आवेदन प्राप्त होना। और जो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन उसके साथ में डेफिनेटली पैसा आएगा, तो बैंक में पैसा भी आता है। उसके बाद कंपनी क्या करती है? उसके बाद कंपनी अगले स्टेप में इन सारे एप्लीकेशन को चेक करती है। कुछ एप्लीकेशन सही होंगी और कुछ गलत होंगी। जो एप्लीकेशन गलत होती हैं, गलत मतलब उसमें कुछ कमियां हैं, तो जो एप्लीकेशन गलत होती हैं हम उनको रद्द कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन को रद्द करना या रिजेक्ट करना। जिन जिन लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी उनको हम उनके पैसे लौटा देंगे कि देखो आपने शेयर्स का फॉर्म भरा था और आपने उसके लिए 10,000 रुपये दिए थे, लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है इसलिए आपके पैसे लौटा रहे हैं। दूसरे लोग हैं जिनका फॉर्म सही है, उनके पैसे हम अपने पास रख लेंगे और अब हम उनको शेयर दे देंगे। जिस बार हम शेयर देते हैं उस शेयर देने को हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि अब हम उन लोगों को अंशों का आवंटन कर देंगे या अलॉटमेंट कर देंगे। तो पहला चरण क्या था? विवरण जारी करना, फिर लोगों से एप्लीकेशन लेना, एप्लीकेशन की जांच करना, गलत आवेदन को रद्द करके उनके पैसे लौटा देना और सही एप्लीकेशन को अपने पास रख के उनको अंशों का आवंटन या अलॉटमेंट कर देना। अलॉटमेंट करने के बाद कभी कभी तो हम लोग जब शेयर बेचते हैं तो सारे पैसे एक साथ ले लेते हैं, तब तो हिसाब किताब खत्म हो गया। लेकिन कभी कभी हम थोड़े पैसे ले लेते हैं, कुछ बाकी रखते हैं। जो पैसे बाकी रखे उनको फ्यूचर में हम कभी भी मांग सकते हैं। तो अगला स्टेप होता है कि हम अब बचे हुए पैसे मांगते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल मनी या कॉल करना। तो हम कॉल से पैसे मांगेंगे। फिर उसमें भी 2 तरह के लोग होंगे, कुछ तो आराम से पैसे दे देंगे और कुछ कॉल इन एरियर रखेंगे, बकाया रखेंगे। जो लोग पैसे नहीं देते उनके अंशों को लास्ट में हम लोग फॉरफिट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉरफीचर। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हैं। इन हर स्टेप पे अकाउंटिंग होगी, खाली प्रोस्पेक्टस को छोड़ के बाकी सब जगह हमारे पास अकाउंटिंग होगी। जब शेयर का एप्लीकेशन आएगा तब हम अकाउंटिंग करेंगे। जब कुछ लोगों की फॉर्म रिजेक्ट होकर पैसे लौटाए जाएंगे तो हम अकाउंटिंग करेंगे। अगर मान लीजिए कि कुछ लोगों को शेयर आवंटित करने हैं, अलॉट करने हैं, तो हम अकाउंटिंग करेंगे।
कॉल मांगनी है लोगों से तो अकाउंटिंग करेंगे, कॉल के पैसे आ जाएंगे तो अकाउंटिंग करेंगे, और किसी का शेयर अगर फॉरफिट करना है तो अकाउंटिंग करेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगली क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग कैसे कैसे होती है, और मैं वादा करता हूं आपसे कि इसकी अकाउंटिंग बेहद आसान है। बेवजह ही 12वीं क्लास में या ग्रेजुएशन में बच्चों को डराया जाता है, इंक्लूडिंग सीए वगैरह में बच्चे परेशान रहते हैं। तो बेहद बेसिक अकाउंटिंग है। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक्स अ लॉट।